अगर मिल भी जाए तो क्या है, वहां से मन में नैराश्य उपजता है कि कैसी दुनिया, कौन सी दुनिया हम चाहते हैं। क्योंकि दुनिया हर व्यक्ति के लिए अनचाही है। अनचाही, कहीं दुख है, कहीं भय है, कहीं मांग है, कहीं इच्छाएं हैं। जो मैं अभी गैलरी देख करके आई हूँ, यहाँ पर दीदी ने मुझे, कल्पना दीदी ने गैलरी घुमाई है और वहां पर ये सारे शब्द देखे मैंने जो हमारे अंदर होते हैं। कहीं ना कहीं डर है, मांग है, लालसा है, इच्छा है, क्रोध है, क्षोभ है और तमाम तरीके की दुविधाओं विडंबनाओं में हम दिन भर जूझते हैं। तो ये दुनिया हमारे लिए अनचाही रहती है। तो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, तो ये मनचाही दुनिया कैसे मिलेगी। एक मीडिया शिक्षक होने के नाते मैं यहाँ पर बात उठाती हूँ कि मनचाही दुनिया क्या है, किसकी मनचाही दुनिया की हम बात करेंगे, कौन सी दुनिया मनचाही रहेगी। क्योंकि मीडिया मूल्य और विकास की बात हमको करनी है और मुझे अपने विद्यार्थी में मूल्य बोध की बात डालनी है। मुझे उस मीडिया कर्मी के लिए, जो आगे मीडिया कर्मी बनने वाला है, उसमें हमें मूल्य बोध की, मूल्य की चेतना लानी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर मैं देख पाती हूँ कि जो जिस मूल्य बोध की हम बात करते हैं, मुझे लगता है मीडिया शिक्षक होने के नाते, क्योंकि मेरा क्या दायित्व है, उत्तरदायित्व है कि मेरे हर विद्यार्थी को मीडिया में रोजगार मिले। ये मेरा पहला कर्तव्य भी है और दायित्व भी है। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। क्योंकि मीडिया सिर्फ अपने लिए नहीं, मीडिया समाज के लिए। मीडिया के बहाने हम समाज में भी एक परिवर्तन की धारा ला सकते हैं, इसलिए ज्यादा उम्मीद है। और जिनको नेताओं से उम्मीद बची हो वो उनसे उम्मीद कर ले। तो देखिए, जिस माध्यम का जितना अधिक समाज पर प्रभाव होगा, जिस माध्यम की समाज में जितनी अधिक विश्वसनीयता होगी, जिस माध्यम की आवाज जितनी ज्यादा सुनी जाती होगी, उससे सबसे ज्यादा उम्मीद होगी। तो हम सबसे ज्यादा अपने आध्यात्मिक संगठनों की तरफ देखते हैं। मैं भी घुमा रहा हूं। ये हमारे जो आध्यात्मिक संगठन है, हमारे जो परिवार है, हमारे जो सामाजिक संगठन है, इन सबकी जिम्मेदारी, सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं। हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे, बिल्कुल जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे। नहीं तो मूल्यानुगत मीडिया अभिगम समिति बनाते क्यों, इतना सरंजाम जुटाते क्यों, भाई जी ये सब काम करते क्यों, दीक्षित सर इतना पकड़ पकड़ के सब चेलों को अपने जुटाते क्यों। जुटाया इसलिए है कि हम अपना दायित्वबोध नहीं भूले हैं, पर शेष समाज को भी करना है, सिर्फ हम ही नहीं करेंगे। और आपने देखिए इस बात को कि एक दिल्ली के हमारे शायर में वो लिख रहे हैं, यूं तो मुश्किल है हर काम का आसान होना, यूं तो मुश्किल है हर काम का आसान होना, आदमी को मैसर नहीं इंसान होना। क्या आप आ गए दुनिया में, आदमी तो हो गए, अल्लाह ताला ने बख्श दिया आपको शरीर, आ गए आप जमीन पे, आदमी बन गए। पर इंसान बनने के लिए आपको एक यात्रा पूरी करनी पड़ती है। इंसान आप प्रोसेसिंग के बाद होते हैं, एक पूरी प्रोसेसिंग है, उस प्रोसेसिंग के बाद एक आदमी इंसान में बदलता है। आज आदमियों की कमी नहीं है, और भारत में तो वैसे ही हर क्षण कितनी जनसंख्या बढ़ जाती है आपको। तो हमें और चीन को कम से कम संख्या के बारे में यूरोप के दोस्त सोचे कि उनके यहाँ बूढ़े ज्यादा हो गए। हमारे यहाँ कभी भी रोज कृष्ण कन्हैया खेल रहे गोद में माताओं की, कोई समस्या नहीं है। तो खूब आबादी है, खूब आदमी हमारे पास है, पर इंसान हमारे पास कम होते जा रहे हैं। इसलिए आध्यात्मिक संगठनों की, सामाजिक संगठनों की, हमारे परिवारों की भूमिका बहुत बढ़ गई। बहुत अच्छी बात की सुना दी, बहुत जबरदस्त बात की कि फैमिली में ढीलापन नहीं लाना था, बाजार खोला था, खिड़कियां खोली थी कि हमारी इकोनॉमी सुधर जाए, हमारे जीवन स्तर सुधर जाए। पैसे की कमी थी, बाजार खुलेगा, दुनिया का पैसा लगेगा, बाजार चमक जाएगा, हमारी जिंदगी चमक जाएगी। इसका मतलब नहीं कि हम अपने मूल्य भूल जाएंगे, अपनी परंपरा भूल जाएंगे, हमारा वार्डरोब चेंज हो जाएगा, हमारे कपड़े बदल जाएंगे, हमारा घर बदल जाएगा और हमारी जो भी सांस्कृतिक पारंपरिक चीजें हैं वो सब घर के बाहर चली जाएंगी या स्टोर रूम में पैक कर दी जाएंगी। और इसीलिए देखिए वैल्यूज की बात है। आप कहते हैं मूल्य, मूल्य कैसे घटित होता है जीवन में? मूल्य घटित होता है, त्रेता का मूल्य अलग है। रावण बार बार पूछता है, त्रेता का जो खलनायक विलन है वो स्त्री को हाथ नहीं लगाता, ये उस समय का मूल्य है।
वो कहता है कि देखो तुम राजरानी बन के रहोगी, मुझसे विवाह कर लो। और आप देखिए महाभारत का मूल्य अलग है। महाभारत में वो कहता है कि तू अपनी भाभी को मैं तुम्हें जान पे बिठाऊंगा, साड़ियां खिंचवा रहा है। और आज का मूल्य क्या है? कलयुग का। इसीलिए ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है ये सतयुग लाना चाहता है। जो त्रेता के पहले के मूल्य है, महाभारत के पहले के मूल्य है, उस मूल्य को धरती पर उतारना चाहते हैं। और इसके लिए मीडिया एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है, क्योंकि उसकी ताकत है। जिसकी ताकत है उसी से प्रार्थना करते हैं। एक आम आदमी के हाथ में क्या है? आज चलो फेसबुक मिल गया, आज ट्विटर मिल गया, आज इंस्टाग्राम मिल गया। इसके पहले तो हमारे पास कुछ है, बोलते क्या, कैसे कहते हैं, संपादक जी के पास है, सुरेश जी छापते हैं खबर हमारी, एक खबर लगा दो, रीडर में पड़ता था, नीलवे चंद्र जैसे लोग क्या झूठना पड़ता, भाई खबर लगा दो हमारी, क्या चल तो लगा दिए तो ठीक है, नहीं तो फिर अखबार देखे क्या है यार, कैसे रीडर भाई खबर नहीं लगाई। आज ये कम से कम फेसबुक पे जाके लिख देता है, ये बहुत खराब रीडर खबर नहीं लगाता, जिसको खबर पढ़ने नहीं आती, गलत खबर पढ़ता है, सब करता है। आज हस्तक्षेप की स्थिति पैदा हो गई कि समाज के पास में कम से कम एक स्वर आ गया, तो वो मोनोपोली थोड़ी सी टूटी जरूर है। मूल बात यह है कि कहीं के मूल्य कहीं लादे नहीं जा सकते। अमेरिका का जो मूल्य है, अमेरिका का जो समाज है, ब्रिटेन का जो समाज है, यूरोप का जो समाज है, उनको खराब समाज नहीं कहता, उनके वही मूल्य हैं। उस मूल्यों के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। पर वही मूल्य अगर भारत में आप आरोपित करने का प्रयास करेंगे तो यहां वो मूल्य नहीं चलेंगे, क्योंकि समाज अलग है। इस समाज में जो छोड़ता है उसका आदर होता है। हमारे सारे जितने आदर्श हैं, राजपुत्र हैं, वो अपने महलों को छोड़कर जंगलों में गए समाज से संपर्क करने के लिए, समाज से संवाद करने के लिए। भगवान श्री राम दरबार छोड़ देते हैं, जंगल में जाते हैं, सामान्य लोगों का संवाद उनसे बनाते हैं और सामान्य लोगों को साथ लेकर के सबसे बड़ी सत्ता को उस समय की चुनौती देते हैं और रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं भी राजकुनी भोगते, वो भी जाकर के गौतम बुद्ध को देखिए, महावीर को देखिए, सब राजपुत्र हैं, सब राजा के लड़के हैं, सबने छोड़ा है। और हमारे सबसे जो प्रिय देवता है सबके, भगवान शिव, वो स्वयं भी किसी राज में बैठते हुए भी। तो ये देखिए यहां पर देवता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है हमारी संस्कृति में। जो देवता है वो देवता है। तो अगर आप समाज को कुछ दे रहे हैं तो आप देवता हैं। वो आप विचार दे सकते हैं, अच्छे विचार दे सकते हैं, अच्छे संस्कार दे सकते हैं, अच्छी बातें बता सकते हैं, कुछ उनके पर्यावरण के लिए कुछ कर सकते हैं, बच्चों के लिए कर सकते हैं, महिलाओं के लिए कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी संस्कृति में देवता शब्द का बहुत आता है। देवता हमारे यहाँ सिर्फ पुष्प वर्षा नहीं करते कि भाई आपने अच्छा काम किया, फूल बरसाते हैं, वो खुद को जमीन को उतार के काम करते हैं। और इसीलिए समय समय पर हमारे यहाँ दिव्य विभूतियां आती रही है। यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता कह रही कि हमारे यहाँ लोग आते रहे, जब जब समय में संकट पैदा हुआ है इस धरती पर लोग आए हैं मनुष्य के रूप में, और उन्होंने इस धरती की सेवा की, जमाने का उद्धार किया, लोगों को उद्धार किया और लोगों का रास्ता दिखाया। आज कलयुग का समय, कलिकाल चल रहा है और तय है कि सतयुग आएगा। चक्र है इसका। दीदी कुछ गलत कह रहा हूं? सतयुग आने वाला है, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। कितनी भी आखिरी शक्तियां लग जाए, क्योंकि यह समय का चक्र है, ऐसे घूमेगा और आएगा। चक्के को आप रोक नहीं सकते, घूमेगा। तो सतयुग आना तय है। हम सब अगर साथ दे देंगे, हम सब साथ लग जाएंगे, थोड़ा जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। और हम सब नहीं चाहेंगे तो भी आएंगे, क्योंकि ईश्वरीय विधान है, रुक सकता नहीं है। तो हम सब इसमें सहयोगी बने, जल्दी एक सुंदर दुनिया बनाने के लिए काम करें। उसमें सिर्फ पत्रकार ही काम करेगा ऐसा नहीं, समझ में सभी लोग करेंगे, सबको जुटा है। ये लोग जो है ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लोग हैं, ये सिर्फ पत्रकारों की क्लास लेते हैं, ये डॉक्टरों की लेते हैं, मास्टरों की लेते हैं, समाज के कितने क्लास लेते हैं। आप यहाँ क्लास ही चलती रहती है। ये तो बहुत छोटी क्लास है, सिर्फ हम लोग बैठे। अभी थोड़ी देर में हाल फिर से चेंज हो जाएगा। सुबह आपने देखा नहीं यहाँ क्या मजमा लगा, तो सबको बताते हैं, समाज के सब वर्गों के साथ संवाद बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे सब प्रकार के जितने हमारे आध्यात्मिक संगठन हैं, उन सबको अपनी सक्रियता बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जब आप आगे चलेंगे तब लोग पीछे आएंगे। मीडिया भी आएगा, इंजीनियर भी आएंगे, डॉक्टर भी आएंगे, मास्टर भी आएंगे, कलेक्टर भी आएंगे, लीडर भी आएंगे, सभी आएंगे। परिवर्तन की गति हमको थोड़ी सी तेज करनी पड़ेगी। चक्र घूम रहा है और सतयुग लाना है महाकाल की नगरी में सब तरह। तो अब करना क्या है उसके लिए? करना यह है कि अकेले जो है मीडिया से उम्मीद नहीं करनी है, सब लोगों को साथ मिलकर के काम करना है, क्योंकि मीडिया समाज का बड़ा छोटा हिस्सा है, समाज बहुत बड़ा है। हमारी शक्ति इसलिए हमको ताकतवर माना जाता है।
नेता हमसे भी ताकतवर है, उनकी भी ताकत, अधिकारी से भी ताकतवर है। तो ताकतवर जो लोग हैं उनको भी इस धारा में ला करके खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। और आप देखिए कि एक नया समय बनता हुआ दिख रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आज 30 साल पहले जो हालात थे वो हालात नहीं। आज भारत गरीबी से, मुफलिसी से, अशिक्षा से, अंधकार से मुक्त हो रहा है। लोग पढ़ लिख रहे हैं, बेटियां साइकिलों से स्कूलों की तरफ जा रही हैं, लीडिंग पोजीशंस पे आ रही। भारत दुनिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के जो है सीईओ भारत के लोग बन रहे हैं और लड़कियां हमारी बहुत बड़ा काम कर रही हैं। और ये देखिए, ये तो जहां बैठे हैं ये तो जादुई संगठन है। बाबा ने सारे प्रमुख पदों पर स्त्रियों को बिठा के रखा और ये वही विधान है जो हमारे ब्रह्मा बाबा ने बनाया। उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने जो जितने बड़े मिनिस्ट्रीज थी, अभी मोदी जी ने वित्त मंत्री बनाया निर्मला सीतारमण जी, हमारे पहले से फाइनेंस का काम लक्ष्मी के पास है। पहले से फाइनेंस मिनिस्ट्री कभी किसी पुरुष के पास नहीं बताई। हमारे विधान लक्ष्मी कब से कभी हटाई नहीं है। कुबेर बस रक्षा कट्टा खजाने की गेट खोलता है, बताता है कि है, पर मूल जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो लक्ष्मी के पास है। फूड और सिविल सप्लाई शुरू से अन्नपूर्णा के पास है, कभी किसी पुरुष के पास नहीं बताइए। मानव संसाधन विकास आज शिक्षा मंत्रालय हो गया है, वो सरस्वती के पास जमाने से है। आईएमसी के गेट पे सर ने सरस्वती जी को बिठा रखा सर, उनको प्रणाम करके आगे बढ़ना है। शिक्षा मंत्रालय मतलब यही तो मेजर मिनिस्ट्रीज है। अब चलो भैया आप रक्षा मंत्रालय उधर ठीक है, राजा जी बैठे, हमारे यहाँ कौन है? हमारे माँ दुर्गा, माँ काली, सारी माताएं हमारी रक्षा करती है राक्षसों से। कब पुरुष लड़ने गए मैदान में? तो ये जो विधान है इसको जो ब्रह्म कुमारी के संस्थापक थे बाबा, उन्होंने समझ लिया। जीवन को पलटने वाली कहानी उनकी बायोग्राफी छपी 2 खंडों में, सो पढ़िए, उसमें पूरी कहानी। मतलब वुमेन्स ड्रिवन दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, महिलाएं नेतृत्वकारी भूमिका में, और ये समाज के बदलते हुए मतलब वैल्यूज की तरफ हम जा रहे हैं। फिर से देवियों का सम्मान प्रारंभ हो गया। इतना बड़ा संगठन देवियों ने खड़ा किया है, तो निश्चित रूप से अब एक तरह से भारत की जो आध्यात्मिक शक्ति है, भारत की जो पारंपरिक शक्ति है, भारत का जो मूल्यबोध है वो जागृत हो रहा है। इसको रोका ही नहीं जा सकता और इसलिए भारत फिर से अपना पुनर्प्रविष्कार कर रहा है। एक आकांक्षावान भारत उदित हो रहा है जिसमें लोग निराश नहीं है, लोग आनंद सुख वैभव से रहना चाहते हैं। यही तो सत्युग है। और क्या सत्युग है? जिसमें सुख है, आनंद है, वैभव है। कहीं भारत तो दरिद्रता का विधान सोचते ही नहीं है। भारत का देवता भी कितना मगन है, देखिए सारे अस्त्र शस्त्र इतने उसके ड्रेस, उसका आप वो नहीं करा सकते, भोग नहीं लगा सकते। सर कितनी थाली लगती है केरल में बताइए, तब जाके देवता खुश होता है। 56 भोग लगाना पड़ता देवता को। आपके जो दरिद्रता का समाज है, त्याग का समाज है, जिस समाज का देवता 56 भोग लेता हो तो उसका आदमी तो कम से कम 158 भोग लेगा ही। 56 भोग लगते देवता सब। पुष्पम समर्पयाम, दुग्धम समर्पयाम, मतलब वो बेचारे ठंड में शिव जी कांप रहे हैं कि बाबा दूध से नहा रहे, ठंडे फिर पानी भी डाल रहे हैं, फिर नारियल भी सिर पे रख दे रहे हैं, फिर धतूरा भी रख दे रहे हैं। बाबा हर प्रकार से सब स्वस्थ रहे, ठीक रहे, ये बहुत आवश्यक है। आप सभी भी सेवा में हैं और किसी न किसी प्रकार की मीडिया में आप सब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अगर हम सारा दिन सवेरे से रात तक मुझे क्या करना है, मीडिया में कौन सी कवरेज करनी है, मुझे तो नेचुरली आपका काम है, तो सारा दिन बुद्धि उसमें चलती है। तो उसका हर तरह से आजकल खासकर जो समाचार हैं तो उसमें बहुत तरह की चुनौतियां हैं, बहुत तरह के चैलेंजेस हैं, हिंसा की बातें हैं, बहुत तरह का धोखा है, दुख की कहानियां हैं। तो वो हमेशा अगर बुद्धि उसमें चलती है तो उसका टेंशन कहीं, और आप में से कई यूज्ड हो गए होंगे ये सब न्यूज सुननी है और हमको पब्लिश करनी है, प्रिंट करनी है, या रेडियो टेलीविजन किसी भी प्रकार से आप प्रसारित करते हैं वो सब समाचार, तो उसका मन पर असर होता है और शरीर पर भी होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि हर एक जो भी निमित्त है सेवा के लिए, उसको पहले स्वयं को ठीक करना चाहिए। तो उसके लिए हम कुछ बातें रेकमेंड करते हैं जो मैं भी अपने जीवन में प्रयोग में लाती हूँ और बहुत हमारी तरह सेवाधारी
जो भी किसी भी तरह की सेवा पर उपस्थित है। मैं तो इसको सेवा ही कहती हूँ, करियर नहीं कहती कि कोई जर्नलिस्ट है या कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। हर एक की अपनी तरह से सेवा ही है ना। ये सेवा कहने से अच्छा लगता है, और अगर हम करियर कहते हैं तो थोड़ा डिफरेंट माइंड हो जाता है। तो उस सेवा के लिमिट जो है हर एक को दो तरह से होता है। एक तो जो आपको लिखना है, बोलना है, जैसे भी आपको मीडिया में अपना जो भी आपको करना है, उसमें ऐसे तो देखो फैक्चुअल होता है, न्यूज़ का मतलब न्यूज़, लेकिन उसमें भी अगर आपकी अपनी सूक्ष्म वृत्ति और भावना ऐसी हो कि हर एक जो भी है आज क्या चाहता है जीवन में, कहीं से आशा मिले, क्योंकि बहुत निराशा है, बहुत डिप्रेशन है युवा में, बड़ों में, हर एक अपनी प्रकार से। और विशेष करके वर्तमान समय जो करीब 2 साल से ये जो कोविड का वायरस के कारण लोग घर से नहीं निकल पाए, फिर अगर निकलते हैं, त्योहार आते हैं, तो फिर से एक वायरस की एक लहर फैल जाती है। तो बहुत तरह का सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन जीवन में आया है, और वो चुनौती बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि 2 साल से अगर आप घर पर बैठ के जॉब कर रहे थे, अब आपको जॉब पे जाना पड़ रहा है। फिर घर जिस प्रकार से पहले स्पेंड करते थे, अभी हमको ध्यान रखना पड़ता है, और खासकर युवा में और घर में भी बच्चों पर, उनकी मानसिक स्थिति पर बहुत प्रभाव आए हैं। तो अगर आप सभी अपने परिवार में हैं, तो आपको सिर्फ सेवा तो नहीं है, सिर्फ ड्यूटी तो नहीं है, आप सिर्फ जर्नलिस्ट तो नहीं है, लेकिन आपकी अपनी फैमिली भी है। तो उसमें आप अगर अपने प्रति कुछ अभ्यास करते हैं और अपनी मन को ठीक रखते हैं, अपनी चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखते हैं, जीवन के अंदर आप हमेशा आशावादी रहते हैं, तो परिवार में बच्चों को भी उसका बहुत, उसकी मदद, सपोर्ट मिलती है। तो इसलिए सवेरे उठते ही हमें अपनी जीवन में परमात्मा, जिनसे ही हमें सर्वशक्ति और हर प्रकार से जो समझ है वो सब मिलती है, ज्ञान मिलता है। तो सवेरे उठते हैं तो पहले मेडिटेशन करें, परमात्मा का ध्यान करें, परमात्मा में अपने मन को लगाएं। हो सकता है आप में से कुछ करते भी हों, क्योंकि मेडिटेशन से सबको पता है कि मन जो है वो सुचारू रूप से चलता है, शांत हो सकता है। तो वो मेडिटेशन, जिसको हम तो यहाँ पर राजयोग अभ्यास कहते हैं, वो अभ्यास सीख करके अगर हम करें, और दिन में जैसे कई बार, जितनी बार हो सके, पर कम से कम 1 घंटे में 3 मिनट 5 मिनट अपने मन को एकाग्र करें। सब जितना भी जो कार्य है उसे हटा करके और मन को शांत करें और परमात्मा को याद करें, फिर उसके बाद अपना कार्य करें। तो आप खुद देखेंगे कि आपकी हर तरह की जो, जिसको कहते हैं आपका बोलना, आपका लिखना, आपकी जो वाइब्रेशंस है, सबसे बड़ी बात देखो, वाइब्रेशन दिखती नहीं है, लेकिन दुख की, शांति की, प्रेम की, जो भी अंदर हमारे पास जो फीलिंग्स होती हैं, हमारे हर काम में वो वाइब्रेशंस तो आती हैं। तो उससे आप जनता की सेवा अच्छी तरह से कर पाते हैं, क्योंकि आप कुछ भी समाचार दे रहे हैं, लेकिन आपके अंदर की जो वाइब्रेशंस हैं वो उनको बहुत तरह की प्राप्ति कराएंगी। तो दिन भर में ये करिए, रात को भी हो गया 6 बजे 7 बजे तक अपना काम पूरा करके परिवार में हम लोग सभी बैठ करके ध्यान करें, ज्ञान की चर्चा करें और कोई अच्छी अच्छी बातें करें, ना कि क्या हो रहा है दुनिया में, ये हो रहा है, वो समाचार की लेन देन नहीं शुरू कर दें, क्योंकि आपको तो बहुत कुछ मालूम पड़ता है, मीडिया वालों को तो सब पता होता है। तो अगर आप वही बातें घर पे जाके करेंगे तो वातावरण कैसा बनेगा। तो अपने जॉब की
जॉब को छोड़ा, घर आए तो परिवार में कुछ मूल्यों की, कुछ परमात्मा की, ईश्वरीय ज्ञान की, इस तरह की अगर चर्चा करेंगे तो घर का वातावरण भी बहुत अच्छा रहेगा। तो सेवा करते करते 100 को बोल नहीं सकते। कोई भी करियर करते समय वही तो लाइफ नहीं है ना, वो तो आजीविका है, लाइवलीहुड के लिए हम करते हैं ना। तो जीवन में जीवन निर्वाह धन कमाते हैं, परंतु वैसे ही तो जीवन नहीं हो रहे हैं। मैं सबको कहती हूँ, काम पे जाते हैं तो घर की चिंता, घर में आते हैं तो काम की चिंता, तो वो तो जीवन नहीं है ना। काम पूरा हुआ, जो आपका जैसा जितनी ड्यूटी थी आपने की, अब परिवार के लिए आपका समय है। जैसे कोई डॉक्टर होते हैं तो घर में भी अगर पेशेंट्स की बात करेंगे, ठीक है, पेशेंट्स को देखा आपने, किया, आपकी जॉब पूरी हुई, अब क्या करना है। तो इस तरह से अगर एक अच्छा संतुलन बना लें तो आप खुद देखेंगे कि आप में जो परिवर्तन आएगा और आप जो फिर जनता की सेवा करेंगे तो उनको जो उससे प्राप्ति होगी, उससे आपको बहुत बहुत सबकी आशीर्वाद मिलेगी, जीवन निर्वाह का कार्य भी कर सकेंगे। तो मैं तो यही राय दूंगी कि आप सभी राजयोग का, मेडिटेशन का सीखें, अभ्यास करें, और जैसे अपने मन को शक्तिशाली शांत कर सकें, एकाग्रता बढ़ेगी और आपके कलम की कमान, आपके बोलने की जो कमान है, वो भी सभी के मन को कोई ना कोई अच्छे गुण की प्राप्ति करा सकेगी। ऐसी मेरी आप सभी के प्रति शुभकामना है। और मैं तो ये कहूँगी कि मेरा अनुभव ये कहता है, और यहाँ पर भी जहाँ भी हम रहते हैं, हर प्रकार से आजकल सभी जो है वो ये अभ्यास मेडिटेशन का करते हैं, जिससे जीवन जो है वो बहुत सुखी रहती है और बहुत मन शांत रहता है और बुद्धि की एकाग्रता भी बढ़ती है। इन शुभकामनाओं के साथ मैं सभी को कहूँगी कि सभी 1 मिनट मेडिटेशन करें। ओम शांति। आशीर्वचन के लिए मोहिनी दीदी का बहुत बहुत आभार। यहाँ एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें केवल इंदौर के नहीं बल्कि खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, राजगढ़, नीमच आदि के आंचलिक पत्रकार भी आए हुए हैं। हम सब जानते हैं जो अंतिम वक्ता होता है, जो जो सोच के आए वो सभी बातें पूर्व वक्ताओं ने कह दी, और जो कभी सोच नहीं सकते वो बातें संजय जी ने कर दी। तो अब क्या सोचे, क्या बोले, तो उसी बात से शुरू करते हैं कि ये मीडिया में कुछ दिन पहले हमारे यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम हुए। कार्यक्रमों में हमारे यहाँ सोशल मीडिया टीम ट्वीट करती रहती है, हमने क्या कहा, अन्य वक्ताओं ने क्या कहा। तो किसी पत्रकार ने एक कमेंट दिया, ये मीडिया ही सब कुछ करेगी क्या? वही सवाल जो सोनाली जी ने यहाँ उठाया। अब ये हम मीडिया कर्मी बनते क्यों हैं? वहीं से फिर मैं दिमाग दौड़ाना शुरू किया। मैं तो अच्छा भला सरकारी नौकरी में था, इस्तीफा देके एक प्राइवेट में पत्रकार बना। बाप ने घर से निकाल दिया, कहते कि तू नालायक है। अब पत्रकार बनने के लिए क्वालिफिकेशन का तो पता नहीं, लेकिन हम सब जो पत्रकार यहाँ बैठे हैं, हम सबको एक विशेष कीड़े ने काटा है। बिल्कुल सर। और ये कीड़ा जो है ये बहुत परेशान करता है, क्योंकि इसे किसी की परेशानी नहीं देखी जाती। हम कहीं देखते हैं कि लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं, लोग 75 साल की आजादी के बाद भी फ्लाईओवर के नीचे सर्दी में ठिठुर रहे हैं। तो हमको रात को नींद नहीं आती, इसलिए हम मीडिया कर्मी बने हैं।
हम मीडिया कर्मी इसलिए बने हैं कि हम तो खाना खा रहे हैं, लेकिन इस देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रात को खाना खाए बगैर सो जाते हैं, इसलिए हम मीडिया कर्मी बने। इसलिए हम अपनी तुलना किसी और के साथ नहीं करेंगे। हमारा काम समाज का पिछलक को बनना नहीं है, समाज को नेतृत्व प्रदान करना है। यह हम अक्सर भूल जाते हैं। इस देश में फैशन बन गया है, सबसे ज्यादा मजम्मत होती है एक नेता और एक पत्रकार की। सबसे ज्यादा ड्राइंग रूम डिस्कशंस में सबसे ज्यादा अरे मीडिया वाले, अरे नेता कहता है कि अरे तुम लोग कौन होते हो मुझ पर आरोप लगाने वाले। मैं तो हर 5 साल में जनता के बीच में जाता हूं, उनसे सर्टिफिकेट लेके आता हूं। अफसर जो है वो जिंदगी में एक परीक्षा पास करता है, फिर जिंदगी भर अफसरी करता है। नेता कहता है मैं तो हर 5 साल में जाता हूं। और पत्रकार हमसे पूछते हैं आपको किसने चुन के भेजा है? मैं कहता हूं कि मेरा परीक्षा तो हर खबर के साथ होती है। मैं एक खबर लिखता हूं, उसकी परीक्षा होती है। और जिस दिन 365 दिन मैं खबर लिखता हूं, अगर 364 दिन लिखने के बाद 65वें दिन एक खबर मेरी छूट गई या गलती हो गई, तो मेरी पहचान उन 364 दिन का एक्सक्लूसिव और स्कूप नहीं होगा, उस 365वें दिन की गलती होगी जो जिंदगी भर मुझे याद दिलाया जाएगा। लोग याद दिलाएंगे आपको, आप वही है ना जिसने वो गलती की थी। इतने सारे मैंने स्कूप किए, एक्सक्लूसिव किए, ये सब लोग भूल जाएंगे। मैं रोज अग्नि परीक्षा देता हूं, इसलिए मैं पत्रकार हूं। हमें यह दायित्व बोध होना चाहिए कि हमारी यह अहम भूमिका है जो समाज में शायद ही कोई निभाता है। मैं एक दो बातें आज, क्योंकि विषय मीडिया मूल्य एवं विकास, मैं सुबह भी एक सत्र था यहाँ, दीदी ने आमंत्रित किया था। वहां 4 हमारे ब्रह्म कुमारी भाई और बहन थे। उनसे मैंने एक ही बात कही कि अगर भाई जी और दीक्षित जी ने एक काम किया तो वो अभिभावक का काम किया। जब बच्चा गलती करता है तो वो टोकते थे, और यही काम वो हमें लगातार टोकते रहे। हम पत्रकार ही शायद एक कौम है, एक बरादरी है पूरे दुनिया में जो खुद की सबसे ज्यादा मजम्मत करती है। ये आत्मावलोकन, आत्मचिंतन करने की शक्ति सिर्फ हमारे अंदर है। एक बाबा रामदेव ने क्या आलोचना कर दी एलोपैथी की, हर कोर्ट में उनके खिलाफ जो है एलोपैथी के डॉक्टर्स उनको घसीटने लग गए। इस हिसाब से तो रोज हमको न जाने कितने लोगों को घसीटना पड़ेगा जिस तरीके से मीडिया को गाली पड़ती है, लेकिन हम उसे सहज भाव से ले लेते हैं। और किसी पेशे को आप गाली नहीं दे सकते हैं, आप उसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं। एक फिल्म में, एक वेब सीरियल में, वेब सीरीज में, किसी भी पेशे को आप थोड़ा सा गलत दिखा दीजिए, थोड़ा सा उसका दूसरा पक्ष दिखा दीजिए, तोड़फोड़ होने शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई फिल्म नहीं है जहां हमें बदनाम नहीं किया जाता, ऐसा कुछ नहीं है, सीरियल नहीं है जहां हमें जो है एक नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता। हम क्या चीज है, देवऋषि नारद को नहीं छोड़ा, उनको चुगलखोर कहा। ये चलता आ रहा है, लेकिन हमारा उस समय से लेकर, उस आदि संचालक से लेकर लगातार एक ही ध्येय वाक्य रहा है, वो है लोक कल्याण। अब वो अपने मूकनायक के माध्यम से, लोकमान्य हो केसरी के माध्यम से लगातार कुछ मूल्यों का प्रवाह करते रहे समाज में। तो फिर
आज क्या सारे मूल्यों का क्षरण हो गया? मैं कम से कम मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि आज भी जो प्रिंटेड वर्ड है, इस इंफोडेमिक के जमाने में जब ये डिजिटल में हर तरह का झूठ अफवाह फैलाया जा रहा है, तो आज भी जनता का विश्वास अगर बना हुआ है तो पत्रकारिता में है। और इसका कारण यह है कि हम लोग लगातार प्रयास करते रहे। कई तरह की वजह है यहां, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एक समय में हम सब नियमित कर्मचारी हुआ करते थे। मैं तो गवाह हूं उस फेज का, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का, जहां हम लोग एक नियमित कर्मचारी से ठेके के कर्मचारी बने। उस कॉन्ट्रैक्ट ने हमारे सर के ऊपर एक तलवार लगा दी। उसने भी मजबूर किया हमारे कलम को। हमारे जैसे लोग जो उसके लिए तैयार नहीं थे, जो ट्रेड यूनियन में सक्रिय थे, हमने कह दिया छोड़ो पत्रकारिता, मीडिया शिक्षण में आ गए हैं, क्योंकि हम वहां समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। ठेके की प्रथा आ गई, बिजनेस कमर्शियल हो गया सारा कुछ। लेकिन इसके बावजूद अपने बात को रखने का प्रयास किया है कठिन परिस्थितियों में। आज मीडिया में टेक्नोलॉजी इतना हावी हो गया है कि कभी कभी हम लोग क्लासरूम में सोचते हैं कि हम जर्नलिस्ट तैयार कर रहे हैं या टेक्नोक्रेट्स तैयार कर रहे हैं। हम क्या पत्रकारों को तैयार कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी पे इतना फोकस। कंटेंट हमेशा बादशाह रहा है, बादशाह है और रहेगा। और भविष्य में भी जिस व्यक्ति के अंदर कंटेंट नहीं है वो सफल पत्रकार नहीं बन पाएगा। इसलिए हमारे पत्रकारिता शिक्षण संस्थाओं को कंटेंट पे सबसे ज्यादा जोर देने की जरूरत है। वरना क्या वजह है कि कोविड के समय में, ओटीटी के समय में दो दशक पुराना बेसिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया रामानंद सागर का रामायण और बी.आर. चोपड़ा का महाभारत विश्व रिकॉर्ड कायम करता है जब उसको कोविड के समय में दिखाया जाता है, क्योंकि लोगों को आज भी अच्छे कंटेंट की आवश्यकता है। ये हम गलतफहमी में आ गए हैं। मुझे समझ में नहीं आया आज तक, मुझे तो कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला पिछले 4-5 दशक में जो मुझसे आके पूछा कि आप क्या देखना चाहते हैं। किस आधार पर यह तय किया जाता है कि पब्लिक ये देखना चाहती है? पब्लिक हमेशा अच्छी चीज ही देखना चाहती है और मीडिया का दायित्व है उस अच्छी चीजों को दिखाना। क्या मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया को समाज में जो गलत हो रहा है? मुझे एक व्यक्ति ने पूछा, एक बड़े पत्रकार है, हमारे मित्र हैं। एक बार मैं इसी तरह एक मंच में सकारात्मक पहलू को रखने की बात कर रहा था। उन्होंने मुझसे बड़ा राजनीतिक सवाल पूछा। कह दिया, सुरेश जी, ये 2014 के बाद ही सकारात्मकता की बात क्यों हो रही है? मैंने कहा कि देखिए, हम लोग हमेशा से कहते आए हैं सकारात्मकता का यह मतलब नहीं है कि नकारात्मकता न दिखाएं। सकारात्मकता का यह मतलब है कि बुराई को जरूर दिखाएं, लेकिन साथ में अच्छाई को भी दिखाएं। हमने अच्छाई दिखाना छोड़ दिया है साहब। हम ये जरूर कह देते हैं कि फलान जगह ये हत्या हुई, ये चोरी हुई, ये डकैती हुई, ये महिलाओं पर अत्याचार हुई, लेकिन उसी शहर में अदालतों में रोज न जाने कितने लोगों को सजा दी जाती है
कोई मृत्युदंड ना हो तो हम तो सजा को रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। तो समाज को ऐसे लगता है कि सिर्फ अपराध होता है, सजा होती नहीं है। वो अनुपात हमारा कहीं है ही नहीं कि अपराध को कितना दिखाना है, सजा को कितना दिखाना है। अगर सजा रोज देश भर की अदालतों में दी जा रही है, लेकिन उसका चर्चा कहीं नहीं होती। कोई मृत्युदंड कभी हो गया तो उसको चर्चा करते हैं। इसका नतीजा ये है कि समाज को ये लगता है कि अपराध तो बहुत हो रहा है, जबकि सजा भी साथ में हो रहा है। वरना 138 करोड़ के मुल्क में जो है, कई छोटे मुल्कों के मुकाबले अगर आप क्राइम रिकॉर्ड देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा थोड़ा भी क्राइम रिकॉर्ड गलत है, लेकिन कई छोटे मुल्कों के मुकाबले मुझे कुछ विदेशों में जाने का कई बार अवसर मिला है। वहां आप सबवे से नहीं जा सकते हैं, मगिंग किया जाता है आपको न्यूयॉर्क में और बाकी बड़े शहरों में। मुझे खुद जो है बुडापेस्ट में मेरे डॉलर निकाल के ले गए। भारत में आज भी उसके तुलना में एक गरीब मुल्क, वो सब कई संपन्न मुल्क हैं, उसके तुलना में आज भी हमारे आंकड़े बेहतर हैं अगर औसतन आप निकालेंगे तो। लेकिन इसके बावजूद अपराध को इतनी प्राथमिकता दी जाती है, क्राइम रिपोर्टिंग और क्राइम स्टोरीज, अपराध के सीरियल्स वही दिखाए जाते हैं। समाज में लगता है इसका एक नकारात्मक पक्ष में जो समाज में देख रहा हूं कि हमने हर घर में, हर परिवार में शक के बीज बो दिए हैं। आज पतिदेव लेट आता है तो पत्नी के मन में आता है कि कहां गए, इससे मिले, और वही पत्नी बाहर चली जाती है तो कहीं ना कहीं मन में किनसे मिलने गए, क्यों मिलने गए। पहले ये सवाल नहीं आता था। एक विश्वास था समाज के अंदर, पिता को पुत्र के प्रति, पुत्र को पिता के, उसको समझने की आवश्यकता है। 5 साल के बच्चे को नहीं समझ में आता है कि एक फोटोग्राफ को मॉर्फ किया जा सकता है। उसको टेक्नोलॉजी नहीं मालूम, उसको ये नहीं मालूम कि एक ऑडियो को डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, एक वीडियो को मैनिपुलेट किया जा सकता है। स्मार्टफोन में तो सब है। गांव में हम लोग कहते हैं अब तो गांव वालों के पास भी है, जो बाई घर में आके काम करती है उसके पास भी है, रिक्शा चलाने वाले के पास भी मोबाइल फोन है। लेकिन वो जो देख रहा है क्या उसको समझ में आ रहा है? मुझे मेरे एक वाहन चालक ने दिल्ली में मुझे बताया कि साहब आपने इंद्र का घोड़ा देखा है क्या? मैंने कहा कि इंद्र का घोड़ा? उसने कहते हाँ साहब, इंद्र का घोड़ा मैंने देखा है, आपने देखा है? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने तो यही सुना है वो ऐरावत में जाते हैं, महंगाई की वजह से घोड़े पे आ गए हो। लिखा नहीं। इंद्र का घोड़ा उन्होंने खोला अपना स्मार्टफोन, और सच में बादल में जो बिजली कड़क रही है उसको एनिमेशन के माध्यम से एक घोड़े का रूप दिया गया, और वो घोड़ा बादलों के बीच में से दौड़ रहा है। उसकी इतनी समझ नहीं है कि वो इस बात को समझे कि वो पूरा वीडियो को मैनिपुलेट किया गया है। और कई बार इसके चलते दंगे होते हैं, लोग मारे जाते हैं, महिलाओं का प्रताड़ित किया जाता है, उनको डायन घोषित किया जाता है, उनके जमीन जायदाद पर कब्जा करने का प्रयास किया जाता है। ये सब इसी सोशल मीडिया के माध्यम से होता है। तो मीडिया साक्षरता की बहुत आवश्यकता है। वो मीडिया को देखना, पढ़ना और सुनना काफी नहीं है, मीडिया को समझना भी जरूरी है। ये मीडिया को समझना बहुत आवश्यक है। और दूसरा, आम जनता के लिए जो हमेशा मीडिया की आलोचना करते रहते हैं, एक अखबार छपने में 30 से 40 रुपए का खर्चा होता है।
30 से 40 रुपए का खर्चा होता है और 40 रुपए में आप 4 रुपए देते हैं और फिर आप उम्मीद करते हैं कि 40 रुपए की अखबार मेरी बात करें। आप ये भूल जाते हैं कि 36 रुपए विज्ञापनदाता देता है और कोई भी समझदार व्यवसायी जो 36 रुपए देता है उसकी बात करेगा, 4 रुपए देने वाले की बात नहीं करेगा। 400 रुपए का पॉपकॉर्न मैं मल्टीप्लेक्स में खरीद सकता हूं, लेकिन मुझे निर्भीक स्वतंत्र पत्रकारिता चाहिए 4 रुपए में। ये नहीं हो पाएगा साहब। मुझे केबल टीवी चाहिए, फ्री टू एयर टीवी, लेकिन मैं नेटफ्लिक्स के लिए 200 रुपए अपने मोबाइल के लिए दे सकता हूं। ये नहीं चलेगा साहब। अगर निर्भीक, स्वतंत्र, निष्पक्ष पत्रकारिता अगर आप चाहते हैं तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, वो मुफ्त में नहीं मिलेगा। मीडिया को स्वतंत्र करने के लिए यह बहुत आवश्यक है, स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए वो आवश्यक है। फिर आप कॉर्पोरेट को गाली देते रहेंगे तो नहीं चलेगा। 80% आय एक मीडिया घराने का कमर्शियल होता है, मात्र 20% सब्सक्रिप्शन मॉडल से होता है। विदेशों में, पश्चिमी मुल्कों में सब्सक्रिप्शन मॉडल के आधार पर स्टैंड में लोग 40-40, 50-50 रुपए देकर अखबार खरीदते हैं। तब जाके वहां के कई अखबार मिसाल बन जाते हैं। इसलिए उसको भी देखने की जरूरत है। पत्रकारिता में जब हम मूल्यों की और नैतिकता की बात करते हैं तो पत्रकारिता में भाषा और लहजा, इसको भी समझने की आवश्यकता है। आप आक्रामकता की भाषा, उन्माद की भाषा मीडिया की भाषा नहीं हो सकती। मीडिया की भाषा संयम की भाषा होनी चाहिए, संतुलन की भाषा होनी चाहिए, सौहार्द की भाषा होनी चाहिए। मीडिया की भाषा उद्वेलित करने वाली नहीं, भड़काने वाली नहीं। उस संतुलन और उस संयम की आवश्यकता है मीडिया में, और लगातार हमको इस दिशा में प्रयास भी करने होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी चीजों को मत दिखाइए। जब मैं दूरदर्शन का संपादक था, मेरे सहयोगी, पूर्व सहयोगी अजीत जी यहां बैठे हुए हैं, हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया था गुड न्यूज इंडिया। आज भी वो बहुत सफल कार्यक्रम है। हम लोग सरकारी योजनाओं को नहीं दिखाते हैं, बल्कि एक नागरिक अपने स्तर पर किस तरीके से सकारात्मक योगदान समाज में देता है उसको दिखाते हैं। और उस कार्यक्रम के 200 एपिसोड, 300 एपिसोड में से 1 दर्जन से ऊपर लोगों को पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है। क्या बात। वो कार्यक्रम हमने शुरू किया और बाद में आज देखिए जो स्वीकार लेता है। पहले लोग कहते थे कि गुड न्यूज इज नो न्यूज। अगर ऐसा होता तो क्या इंडिया टुडे जैसा एक व्यवसायी ग्रुप पूरा का पूरा एक चैनल गुड न्यूज टुडे उसने शुरू कर दिया। यानी कि सकारात्मक समाचार लोग देखना चाहते हैं, माहौल बदल रहा है। और उसमें हम कहीं नहीं कह रहे हैं कि नकारात्मक खबरों को मत दिखाइए। मैं अंत में गांधी जी के उन 3 बंदरों का जिक्र करूंगा। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। लेकिन हम मीडिया में जिस दिन ये करने लग गए तो दुकान हमारी बंद। हमको बुरा देखना भी पड़ता है, बुरा सुनना भी पड़ता है और कभी कभी बुरा बोलना भी पड़ता है। उसमें एक छोटा सा संशोधन, बुरा देखिए, बुरा बोलिए, बुरा सुनिए, उसमें एक छोटा सा संशोधन की आवश्यकता है। वो है कि अच्छा भी सुनो, अच्छा भी देखो और अच्छा भी बोलो। इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है। और कहीं ना कहीं मूल्यानुगत मीडिया की जब हम चर्चा करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं, जहां भाई जी और दीक्षित जी का जो सपना था, वहां भी मीडिया अपने दायित्व से भागे ये नहीं, उसको हमेशा लोगों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है
उसको उंगली उठाना है, लेकिन हमेशा उसको याद रखना है कि जब मैं एक उंगली किसी और पर उठाता हूं तो 3 उंगली मेरी तरफ आती है। ये मुझे कभी नहीं भूलना है। वही मूल्यानुगत मीडिया है। मुझे लगता है कि मूल्यानुगत मीडिया की जो चर्चा है वो हमारे मीडिया के मूल्यों में है, हमारे संस्कारों में है। बस यही है कि समय समय पर ऐसे संगोष्ठियों के माध्यम से, माउंट आबू में जिस तरीके से संगोष्ठियों के माध्यम से ब्रह्म कुमारी प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से सिर्फ प्रयास इतना ही है कि ये मूल्य कहीं विस्मृत ना हो जाए, हमको बार बार याद दिलाएं ताकि हम भूले नहीं। बस ये प्रयास है और इस प्रयासों के लिए के वजह से आज भी ये मूल्य जिंदा हैं और आगे भी रहेंगे। और इसके लिए पूरा पत्रकार बरादरी जो है आपके कृतज्ञ है। आप जो ये योगदान दे रहे हैं, और इसलिए हम सब यहां जब एकत्रित हुए एक रविवार के दिन, तो वो कारण ये है कि कहीं ना कहीं भले बहुत सारे समझौते हो गए हो, लेकिन हम अपने मन में, दिल में उन मूल्यों को आज भी मानते हैं। यहाँ जितने पत्रकार बंधु बैठे हैं इसलिए वो इधर आए हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद।